की ओर जाएगा। बजट पेश करेंगे मार्च में आपके स्टेट का, तब आपके पास ये क्लैरिटी होगी कि आपके पास कितना एलोकेशन बिल्कुल रहेगी। क्या कोई बॉडी 100% रहेगी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि अगले 2 महीने के भीतर वो एक नई बॉडी तैयार हो जाएगी। 2 महीने के भीतर मैं आपको एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है साहब। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता कि शट डाउन कर दिया और अब आप हमारे पास मत आइए, अब हम काम कर रहे हैं, अब 2 महीने बाद आइए और उसके बाद काम होगा। ऐसा गवर्नमेंट में नहीं होता। गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसी भी राज्य को अपना बजट रखने में, अपना प्लान मंजूर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों को ऐसा लगता है कि उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। इसमें कुछ राज्यों का सवाल नहीं है, कांग्रेस शासित राज्यों का सवाल है ना। कांग्रेस राज्यों का ही सवाल नहीं है, सभी राज्यों का सवाल है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म है नहीं। प्लानिंग कमीशन जिसके लिए लाल किले की प्राचीर से कह दिया गया हो कि इसकी उपयोगिता खत्म हो गई है, नई संस्था बनेगी, तो वो प्लानिंग कमीशन यदि बोर्ड है भी, उसका सेक्रेटरी एग्जिस्ट भी करती है, तो किस मैंडेट के साथ, यदि प्राइम मिनिस्टर से मैंडेट नहीं आ रहा है तो किस मैंडेट के साथ एनुअल प्लान पर कंसल्टेशन प्रारंभ करेंगे? राज्य कैसे ये महसूस करें कि जो प्लान उन्होंने सबमिट किया है, जिस अथॉरिटी को सबमिट किया है, उसको फाइनल शेप दे देंगे करके? राज्य किस मैंडेट के आधार पर जो प्रारंभिक कंसल्टेशन होता था, जिसके आधार पर एनुअल प्लान फाइनलाइज होता था, वो कंसल्टेशन किसके स्तर पर कौन करेगा, उसके लिए कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक स्पष्ट जवाब उनको नहीं। देखिए, क्लैरिटी पूरी है, उस क्लैरिटी को समझना नहीं चाहते, मुझे क्योंकि वो विपक्ष में है और मोदी जी ने कोई आइडिया फ्लोट की है, तो उसका विरोध अगर हमको करना है, लेकिन ये तो हम करते रहेंगे। ये पूरा हम ये बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, ये देश के योजना के 1 वर्ष का सवाल है। देश के आर्थिक विकास की दिशा क्या होगी, उसका 1 वर्ष का सवाल है। ठीक है। और इसके मैं रावत जी को इतना ही हित जुड़ा हुआ है। सर, मैं रावत जी को इतना ही पूछना चाहता हूँ, जैसा मेरे नौजवान दोस्त कह रहे हैं, यदि ऐसा भी कुछ हो जाए तो शायद हमको संतोष हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ अभी आपको नहीं। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, आपको इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केंद्र को भी अपना प्लान तैयार करना पड़ता है, और आपके साथ उनको भी बजट रखना पड़ता है। प्रोसेस वही है साहब, और इसलिए ये सारी की सारी चीजें उनको भी करनी पड़ती है। जनवरी तक जवाब मिल जाएंगे, आप 100% मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग ये डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इनके लिए अच्छा ये है, ये अभी हनीमून पीरियड में है और जो हम जैसे राज्य हैं, जो 2-2, 3-3 साल से जिनकी सरकारें चल रही हैं, हमारे लिए अब ये डिलीवरी का पॉइंट है। तो हमारी चिंताएं इनके बजाय जो है ज्यादा वास्तविक है, और ये अब नए चुनेंगे, ये अभी वादों के झूले में झुला सकते हैं, नहीं, मगर हरीश रावत को धरातल पर कुछ दिखाना टेंशन तो हमको इनसे ज्यादा है, क्योंकि परफॉर्म तो हमको करना है। अब इनके बारे में तो जो राय बननी है वो बन चुकी है, अब राय तो हमारे बारे में बनने वाली है। हम थोड़ा प्लानिंग कमीशन से आगे चलते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि राज्य और केंद्र के बीच में इस तरीके से तू मैं चल रही है। खास करके केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर किसी स्कीम का विरोध करते हैं। एनसीटीसी की जब बात हुई थी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की, तब बीजेपी के मुख्यमंत्री उसका विरोध कर रहे थे, कि कह रहे थे कि हमको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, हमारे एक फेडरलिज्म पर आक्रमण करने की बात है। तो तब आपने विरोध किया था। अगर आप ही कहते हैं कि भाई कोई स्ट्रांग बॉडी होनी चाहिए टेररिज्म से निपटने के लिए, और चिदंबरम उसको बना रहे थे, तो आप लोगों ने विरोध किया था उसको। देखिए, दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि आज जो बॉडी मोदी जी बनाना चाहते हैं, उसमें राज्यों को ज्यादा से देना चाहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और एनसीटीसी जो बॉडी बन रही थी, उस बॉडी नहीं, देखिए आप बात को समझ लीजिए, एनसीटीसी में राज्यों के अधिकारों के ऊपर केंद्र अधिक्षेप कर रहा था। अगर हमने फेडरल स्ट्रक्चर स्वीकारा है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में जब हम ये कहते हैं कि केंद्र और राज्य ये दोनों पार्टनर्स हैं, तो फिर राज्यों के ऊपर केंद्र अधिक्षेप क्यों करना चाहता है? और इसलिए देखिए, जब भी अगर ये नई बॉडी जो बनेगी, इस नई बॉडी में अगर राज्यों के अधिकारों पर अधिक्षेप होगा, तो वापिस राज्य उसका भी विरोध करेंगे। आप करेंगे विरोध? बिल्कुल करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि नई बॉडी ही इसलिए बन रही है कि राज्यों को ज्यादा अधिकार देना है, और इसलिए दोनों में मूलभूत फर्क यह है कि एक राज्यों को अधिकार देने के लिए बन रही है, और दूसरी बन रही थी राज्यों से अधिकार छीनने के लिए।
ये आपको लगता है सही है? एनसीटीसी को इन लोगों ने विरोध किया था, बीजेपी शासित राज्य, मोदी जी खुद तब मुख्यमंत्री थे। देखिए, इनमें और हम में एक अंतर है। हम हमेशा रचनात्मक बात करते हैं और रचनात्मक बात का समर्थन करते हैं। आज जो ये इस तरीके की बॉडी की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि आज ये सत्ता में है और उस समय हम सत्ता में थे, इसलिए विरोध कर रहे थे। महाराष्ट्र और हरियाणा में जब मोदी जी प्रचार करने आए थे, तब ये बार बार कह रहे थे कि अगर उनका हाथ मजबूत करना है तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार लाओ। तो महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती तब भी तो केंद्र का फायदा ही होना चाहिए था। मतलब तो आपकी अपेक्षा क्या है कि महाराष्ट्र में प्रचार के लिए वो आए और ये कहे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार क्यों कर लाइए? अजीब बात करते हो यार आप। वो तो ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में मेरी सरकार लाइए, मैं अच्छी सरकार दूंगा। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त थी, बड़े बड़े भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में चल रहे थे और इसलिए उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में ट्रांसपेरेंट सरकार लाइए, अच्छी सरकार लाइए, मेरी सरकार लाइए, हम लोग विकास करेंगे। अब कोई दूसरा, आप मनमोहन सिंह जी अगर प्रधानमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में प्रचार करने आते थे, ये थोड़ी कहते कि बीजेपी की सरकार लाइए, वो तो कहते कांग्रेस की सरकार लाइए। गुजरात का विकास जब हुआ तब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसके बावजूद भी तो गुजरात का हुआ ना, तो क्यों नहीं हुआ भाई? इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ठीक, देखिए, कोई केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग हो, इससे कोई बहुत विकास रुकेगा ऐसा मैं नहीं मानता। ये तो उस राज्य के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। मैं आपके सवाल को थोड़ा सा दूसरे रूप में रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री या किसी पार्टी का नेता किसी राज्य में चुनाव में जाएगा तो अपनी पार्टी के गुण बताएगा, अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट मांगेगा और मोदी जी को इसका पूरा हक है। मगर ये भारत के लोकतंत्र में ऐसे बहुत सारे चुनाव हुए जिसमें नेता ने ये कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं गरीबी मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं अशिक्षा मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं सांप्रदायिकता मुक्त भारत बनाऊंगा। मगर किसी ने ये नहीं कहा कि मैं फला एक पॉलिटिकल पार्टी से मुक्त भारत की रचना करूंगा। क्योंकि यदि हमको संघीय गणतंत्र के साथ चलना है, हमको बहुदलीय प्रणाली के साथ चलना है, तो इसमें हर पार्टी को एग्जिस्टेंस को तो फडणवीस जी तो ये कहेंगे ना कि और यदि प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं फला पार्टी से मुक्त भारत का निर्माण करने का काम करूंगा, तो इसमें कहीं न कहीं उनकी उस शिक्षा का असर दिखाई देता है जिसमें तानाशाही की भावना जो है लिपटी हुई है। ये लोग बात को आधे सुनते हैं। मोदी जी ने यह कहा था, निश्चित कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन मोदी जी ने कहा था ये इसलिए करना चाहता हूं, ये गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू जी की कांग्रेस नहीं है, सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं है, ये लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की कांग्रेस है। भ्रष्टाचार जिसकी संस्कृति बन चुकी है और इसलिए कांग्रेस ये भ्रष्टाचार को पर्यायवाची शब्द बनाए, इस संस्कृति को मैं समाप्त करना चाहता हूं और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात उन्होंने कही है और इसलिए पूरा भाषण उन्होंने ये कहा था। देखिए, पूरे भाषण में से आप एक चीज कोट कर रहे हैं। ये संस्कृति लाना चाहते थे येदियुरप्पा जी के माध्यम से, ये इस संस्कृति को लाना चाहते थे। जितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनको अपनी पार्टी के टिकट दे करके, उनको मंत्रिमंडल में सम्मिलित करके, तो इनको कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था। मगर अपने लोग जो इनके भ्रष्टाचार में जेल तक गए, उनमें इनको सदाचार दिखाई दे रहा था। तो यही जो इनके प्रधानमंत्री जी का जो चश्मे का रंग है अलग अलग तरीके से देखने का, उससे देश के अंदर बहुत सारे लोग आशंकित हैं। मेरे नौजवान दोस्त आशंकित नहीं हैं, उनके नंबर अच्छे रहें इसकी मैं कामना करता हूं। लेकिन जो विवेकशील लोग हैं वो लोग इस बात को जरूर सोच रहे हैं, क्या एक प्रधानमंत्री इतनी तो हनीमून की याद जब मेरी शादी हुई थी तब भी किसी ने नहीं कराई थी। चलिए अभी राव जी, अब कुछ हमारे यहाँ पर जो मेहमान आए वो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो साहिल। हाँ अशोक। देवेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। देवेंद्र जी, आपसे जब इलेक्शन के दौरान आपने कहा था विदर्भ राज्य की अलग से हम लोग बनाएंगे उसको, तो कब बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र की कब वो उसके लिए शुरुआत कर रही है? दूसरा ये, क्योंकि विदर्भ से आप आते हैं, तो क्या विदर्भ के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे अलग होने के बाद या महाराष्ट्र के? देखिए, अभी तो मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, तो क्या बनना चाहेंगे पूछ रहे हो? जवाब देना तो मेरा अधिकार है, या जवाब भी आप बताएंगे? नहीं, ठीक। ये तो अजीब कार्यक्रम है भाई, सवाल भी आपके और जवाब भी आपके, ऐसा थोड़ी होता है। तो अभी तो मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, ये आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। जहाँ तक छोटे राज्यों की बात है, हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है और छोटा राज्य कब बनाना
ये हमारी केंद्रीय पार्टी का प्रेरोगेटिव है और फिर कानूनन वो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। तो केंद्र की सरकार को और हमारी सेंट्रल पार्टी को जो उचित समय लगेगा, निश्चित रूप से उस समय हमारी पार्टी फैसला करेगी। फडणवीस जी, लेकिन कब तक ये बन सकता है? कब तक बन सकता है? आपको कब बनाना चाहिए आपको लगता है? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्द दिया है, उचित समय पर ये बन जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी की सैद्धांतिक भूमिका है। केंद्र से तो फडणवीस जी आपके रिश्ते अच्छे ही रहेंगे, वहां मोदी जी यहाँ पर, वहां नरेंद्र, यहाँ पर देवेंद्र। उद्धव ठाकरे से कैसा बन रहा है आपका आजकल? देखिए, उद्धव जी हमारे साथ गठबंधन में है, शिवसेना के साथ 25 सालों के हमारे रिश्ते रहे। ठीक है, चुनाव में कुछ कारणों से हमको अलग लड़ना पड़ा, हम वापस साथ में आए हुए, और मैं उद्धव जी को एक अपने भाई के रूप में देखता हूं, उद्धव जी को एक हमारे वैल्यूड पार्टनर के रूप में देखता हूं। हमारे रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। मनाया कैसे? मनाया कैसे? देखिए, इसमें तो कोई रूठने मनाने की बात नहीं होती। दो पार्टियों को जब साथ में आना होता है तो उसमें हम लोग बातचीत करते हैं और साथ में आते हैं, उसी प्रकार से साथ में आए। पूरे इंटरव्यू के दौर में एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर रावत जी की सहमति नहीं है कि कहीं भी नरेंद्र मोदी की पॉलिसी उनके स्टेट के अनुकूल है। आपकी धारणा निकल कर आ रही है कि बहुत ही अनुकूल है, और रावत जी भी एक स्टेट के सीएम है, आप भी एक स्टेट के सीएम हैं। पिछले दिनों प्लानिंग कमीशन को लेकर ही बुलाई गई बैठक तो 3 सीएम आए नहीं। क्या इस दौर में सत्ता परिवर्तन का जनादेश इतना बड़ा जबकि मिला, क्या इतनी खटास आ गई है, या ऐसी लकीर खींच गई है स्टेट्स के बीच में ही कि वो सेंटर के साथ या तो खड़ा है अगर उस पार्टी का है, और दूसरी पार्टी का है तो बिल्कुल नहीं खड़ा है? तो लोगों के जहन में सवाल है, ये देश का होगा क्या? ठीक, आप पहले आपको कहना चाहिए, रावत जी पहले। रावत जी, देखिए, प्लानिंग कमीशन को लेकर के ये बात आपने कही है। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि 60 साल का जो अनुभव है हमारे संघीय लोकतंत्र के अंदर और हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर, उसमें प्लानिंग कमीशन अपने मैंडेट में खरा उतरा है। वो इस बात से जाहिर होता है कि एक साधनहीन देश आज भरपूर संभावनाओं युक्त देश है, जिसमें हम एक बड़ी छलांग की बात कर रहे हैं। और यदि आप उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे, सुधार लाना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप कोई नई संस्था खड़ी करना चाहते हैं, तो मेरा अपना मानना ये है कि संघीय ढांचे में आपको राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करना चाहिए। ये 1265 कर्मचारी हैं प्लानिंग कमीशन के भीतर में, और गाहे बगाहे आप अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भेज कर उन कर्मचारियों से ऑफ द कैमरा जब बात कीजिए, वो खुद संचय की स्थिति में हमारी पोस्टिंग पता नहीं क्या होगी, क्या हो, हम कह रहे हैं कंफ्यूजन क्यों है इस देश में? देखिए, 1265 कर्मचारियों के लिए प्लानिंग नहीं होती है। 1265 कर्मचारियों के लिए देश नहीं चलता, देश विकास के लिए चलता है। और उनकी सुरक्षा का क्या होगा, उनको वेतन मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर निर्णय नहीं किए जाते। निर्णय इसके ऊपर किए जाते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो क्या प्लान होना चाहिए। और इसलिए देख लीजिए, बात समझिए, जो बात रावत जी ने कही है, कंसल्टेशन की जो प्रोसेस मोदी जी ने की है, शायद ही इससे पहले कभी की गई हो। नहीं, मैं इसलिए चूंकि प्लानिंग कमीशन की बात आ गई और मैं प्लानिंग कमीशन में मिनिस्टर भी रहा हूँ योजना आयोग का, तो इसलिए मुझे जो कुछ पता चल रहा है वो ये है कि अभी जो कंसल्टेशन का प्रोसेस 4000 वाला अगर हो तो बहुत अच्छा है। अभी उतना नहीं हुआ है, सिर्फ एक मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है, लेकिन जो प्रयास है उसमें ऐसा लग रहा है, और जो अंदर से लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं सरकार के अंदर, उनका भी कहना है कि जो प्लानिंग कमीशन के ज़्यादातर पावर्स जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतनी ताकतवर होकर उभरेगी कि प्लानिंग कमीशन उसके सामने कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक थिंक टैंक की भूमिका अदा करेगा, सलाहकार की। इससे क्या है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी थी उसका जो अलग से फीडबैक आता वो रुक जाएगा। तो आप एक चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर, हुआ चीफ मिनिस्टर, बहुत उम्मीद है। सिर्फ जो है कुछ चीफ मिनिस्टर्स को अगर प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन से शिकायत रही है तो उसकी वजह से जो ये योजनाओं की जो विवेचना होती थी उस पर क्यों रोक लगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये कोशिश करनी चाहिए, आप भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, कि प्लानिंग कमीशन सिर्फ थिंक टैंक बन के न रह जाए। मैं ये मानता हूँ कि प्लानिंग कमीशन का जो नया ढांचा बन रहा है उसमें
कई प्रकार के संस्थाएं अस्तित्व में आ रही है, जिसमें एक थिंक टैंक भी है, एक इनोवेशन का हब भी है। अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। और राजीव शुक्ला जी, आपको, जयराम रमेश जी को या हरीश रावत जी को मैं और मीनाक्षी लेखी जी ये बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि जो नया ढांचा बनेगा उसमें राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। हम साथ में मिलकर देश को आगे ले जाएंगे। क्यों झगड़ने के समय हम जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से झगड़ेंगे, लेकिन आज देश को आगे ले जाने की बात है। आप और हम मिलकर देश को आगे ले जाएंगे। तेरा मेरा साथ रहे, ये कहकर ही यहाँ पर फडणवीस जी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये साथ तब भी होना चाहिए जब केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है। यही उम्मीद हम